स्टार्ट करें। लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 देखा था और आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। सीधे सीधे ए बी सी लिखता, ए बी और सी। लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मशीनरी for which it has to make a choice between the two identical machines in terms of capacity x and y। उसको एक ऑप्शन लेना है इन दो मशीनों के बीच में। Despite being designed differently, both machines do the same job। डिजाइन अलग अलग है लेकिन काम दोनों का एक है। Further detail regarding both the machines are given below। परचेस कॉस्ट दिया है दोनों का, इसकी लाइफ 3 साल, इसकी लाइफ 2 साल। रनिंग कॉस्ट 4 लाख और 6 लाख इसकी। अब रनिंग कॉस्ट मतलब हम मानकर चल रहे हैं कि इसने अपना पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है कैश कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%, तो रेट ऑफ रिटर्न मानो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मानो, कट ऑफ रेट मानो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कुछ भी ले सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मशीन विच द कंपनी शुड बाय। 9% पर एक साल का ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, दूसरे साल का ये और तीसरे साल का ये। नहीं भी दिया होता तो हमारे पास कैलकुलेटर तो था ही, कर सकते, लेकिन 3 डिजिट तक लेना है, ध्यान इस चीज का रखना है। किस मशीन में पैसा लगाएं? हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं अगर हम किसी ऑप्शन को ऑप्ट करने जा रहे हैं। या तो प्रॉफिट बढ़ा दे या फिर कॉस्ट कम कर दे। किसने बोला? तुमने। कॉस्ट कम कर दे। प्रॉफिट बढ़ा दें या कॉस्ट। तो यहां पर हमारे लिए सेल वगैरह कुछ नहीं दी क्वेश्चन में, ओनली कॉस्ट इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। केवल कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या करें? कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें, जिसकी कॉस्ट कम होगी उसको हम ले लेंगे। दोनों मशीनें सेम जॉब परफॉर्म करेंगी, दोनों मशीनों से उतना ही आउटपुट मिलेगा, तो इसका मतलब दोनों से अर्निंग भी उतनी ही होगी, हाँ या ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली मशीन से अगर हर साल 5 लाख रुपए जा रहा है और दूसरी मशीन से हर साल 4 लाख रुपए जा रहा है, तो कहां जाने की कोशिश करोगे? जहां 4 लाख जाएगा, क्योंकि अर्निंग तो उतनी ही है, प्रॉफिट उतना ही है, टैक्स उतना ही जाएगा, दोनों सेम काम कर रही हैं। चलें आगे। सॉल्यूशन 12। मशीन एक्स एंड वाई, टाइम तो दोनों में सेम रहेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज। करें हम? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो टाइम 0 रहेगा ना? पीवी फैक्टर 1 टाइम 0 पीवी फैक्टर 1। कितना कितना है? 15 लाख और 10 लाख।
15 लाख और, तो फर्स्ट वाले में है 15 लाख एंड सेकंड वाले में है, तो जरा देखो तो यहां पर आ जाएगा 15 लाख और यहां आ जाएगा 10 लाख, यानी आज के आज हमारा 10 और 15 लाख रुपए गया। ये इसको हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, दूसरा क्या है, रनिंग कॉस्ट पर ईयर 4 लाख। हर साल मेरी जेब से और क्या जाएगा, पहले मशीन की लाइफ है 3 साल, तो हर साल जाएगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, और कितना रुपया जाएगा, 4 लाख हर साल जाएगा। क्या चाहते हो, इधर देखो, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे लिखें, या फिर हम सीधे 1 2 3 लिख दें, क्या लिखें, और तीनों को अलग अलग लिखें या तीनों को एक साथ एन्युटी ले लें, बात तो वही पड़ी। तो तीनों को एन्युटी ले लो 0.977, क्योंकि अमाउंट तो एक ही है, मल्टीप्लाई कॉमन वैल्यू, प्लस 842 प्लस ये आ गया 2.531, तो 2.53। हर बार 4 लाख को अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा 4 लाख कॉमन ले लो, बाकी सबका सम ले लो, तो 10,12,400। ठीक है ना। दूसरा, लाइफ कितनी है दूसरे मशीन की, 2 साल, और 2 साल हर साल खर्च कितना करेगा, 6 लाख। तो 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एन्युटी ले लें, 1.759 इंटू 6 लाख, 10 लाख, बोलो, ठीक है। अच्छा, यानी अगर हमसे कोई कहे कि सर टोटल कितना खर्च हुआ है, तो मैं कहूंगा 3 साल में आज के 0 पैसे के बराबर 25,12,400 खर्च हुआ है, आज के आज 0 पैसे के बराबर, और इसमें खर्च हुआ है 20,55,000। कहां जाना चाहेंगे आप, ऐसे कैसे आप लोग चले जाएंगे, दोनों की लाइफ अनइक्वल है, पहले वाले की लाइफ 3 है, दूसरे की, तो एक काम करो, डिवाइडेड बाई 2.531, इसी को ही तो एक, भाई अगर 2.531 25,12,400 के बराबर है, तो इसका मतलब हर एक के बराबर कितना है, और 1.759 के बराबर अगर 20,55,000 है, तो एक के बराबर कितना है, तो बताओ। 6 लाख कितना आ रहा है, 11,68,000। अब तक तो बोल रहे थे भी, अब बदल गया सिस्टम, आंसर आ गया वापस। यानी ये हर 1 रुपए के बराबर 9,92 रुपीज खर्च कर रहा है, और ये हर 1 रुपए के बराबर 11,68 खर्च कर रहा है, तो मेरे लिए वो ज्यादा कॉस्टली हो गया, अनइक्वल लाइफ थी नहीं। इसकी टोटल वैल्यू 2.531 के बराबर थी, तो 1 के बराबर कितनी, यानी 1 के पीछे इतना खर्च हो रहा है, इसका 1 के पीछे 11 लाख खर्च हो रहा है, तो मेरे लिए 1 के पीछे से कम खर्च करने वाला कितना है, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे प्रेफरेबल। दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। ये यूनिक थोड़ा क्वेश्चन तुम लोग को फर्स्ट टाइम आया है इस तरह का, और हर क्वेश्चन पहली बार ही मिलेगा, शुरू में जितने भी करोगे। इसमें रेवेन्यू से कोई लेना देना ही नहीं था, हमें मालूम है कि कॉस्ट आ रहा है, तो जो कॉस्ट लोएस्ट होगी वहीं पर हम जाएंगे। क्योंकि इक्वल लाइफ होती, दोनों की 3-3 साल होती, तो हम सीधे 20 और 55 को देख करके आंसर दे सकते थे, नहीं समझे,
क्योंकि इक्वल लाइफ नहीं है तो मजबूरी है उसको इक्वल करने के लिए। तो 3 साल की टोटल कॉस्ट 25,12,400 है, तो 1 साल की कितनी? 2 साल की टोटल कॉस्ट 20,53 है, तो 1 साल की कितनी? तो 2 साल 1 साल का एवरेज नहीं लेंगे, बल्कि हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के एन्युटी से डिवाइड करके उसको 1 रुपए के बराबर कन्वर्ट करेंगे दोनों को। बात तो ही पड़ी। आया है ना? मशीन ए की कॉस्ट 1 लाख है, तुरंत देना है। मशीन कॉस्ट बी की 1,20,000 है, जिसमें आधा तुरंत जाएगा और आधा 6 महीने बाद जाएगा, 1 साल बाद जाएगा। द कैश रिसीट एक्सपेक्टेड और एज फॉलोज। ये हमें पैसा मिलेगा मशीन ए से, ये पैसा मिलेगा। 7% इंटरेस्ट रेट मान करके बताओ किसको एनपीवी मेथड से चुनोगे, और पीआई रेशियो भी निकालना। सॉल्यूशन 13। डायरेक्ट आंसर मत निकालना, पहले तो देखो क्या हमको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है या हमको ऑलरेडी दिया है। कैश रिसीट्स आर एज फॉलोज, इसका मतलब हमको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ पूछना चाह रहे हो लेकिन पूछ नहीं पा रहे हो? बोलो बोलो। हम तो चेहरा देखकर बता रहे, बताओ। तो वही तो बताया मैंने। 3 का मतलब क्या है यहां पर? 3 मीन्स ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्यूटी। 2.53 का 1 का मतलब ये आया है ना, तो 1 का मतलब क्या? देखो ना, 2.531 और 1, यानी कि 2.53 का मतलब अगर टोटल मिलाकर 25,12,400 है तो 1 का मतलब क्या? तो अगर 1 रुपए पर इतना खर्च हो रहा है तो यहां 1 रुपए के पीछे कितना खर्च हो रहा है? ठीक है ना? टाइम पीवी फैक्टर, amount present value in terms of rupees, time PV factor, amount present value in terms of rupees। दो प्रपोजल है ना, मशीन ए एंड मशीन बी। टाइम पीवी फैक्टर, अमाउंट, जरा बताओ। हमें इनफ्लो आउटफ्लो सब दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। पहली मशीन का अगर अमाउंट देखें तो सीधे सीधे 1 लाख रुपए तुरंत जाएगा, हाँ या ना? अगर दूसरी मशीन का देखें तो 1,20,000 में से आधा तुरंत जाएगा, आधा 1 साल बाद जाएगा। तो 60,000 तो तुरंत जाएगा, 1 साल बाद आधा चला जाएगा। बोलो पीवी फैक्टर कितना है? 7%। 7%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.07, 0.9345। देखो नीचे कुछ दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया, तो हम अपने हिसाब से 0.93 ले ले रहे हैं, ठीक है।
2 डिजिट तक का 55,800। तो बेसिकली ये कहना कि सेकंड मशीनरी is having outflow of equal to rupees 1,20,000, that is not so. That is your 1,15,800. बोलो। ये हो गया ए। इसका टोटल कैश कितना गया प्रेजेंट वैल्यू में? ये है 1,15,800। चले, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। पहले वाले की लाइफ है 5, दूसरे वाले की 1 2 3 4 5। इसका है पहले साल कुछ नहीं, 2 3 4, फिफ्थ में कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कितना कितना? 20 60 40। हाँ, उसके बारे में क्या दिया हुआ है? 60 60 80। वन डिवाइडेड बाई 1.07, फर्स्ट ईयर का है 0.93, 0.87, 0.82, 0.76, मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाओगे तुम लोग। बस ना, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। ये आ जाएगा बी। तो एनपीवी इक्वल टू बी माइनस टोटल करो तो इसका इसका कितना रहा? 1.40। ये आ गया पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं हमारे। तो 40 में चले जाएं। अगर हम एनपीवी सिस्टम को देखेंगे तो बी इज बेटर देन ए, क्योंकि हमको प्रेजेंट वैल्यू ये ज्यादा दे रहा है। आज के समय में तुरंत पैसा ले जा रहा है, तुरंत हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा लौटा रहा है। समझ में नहीं आया ना? आया। कह रहा है पे बैक पीआई रेशियो निकालो। तो पीआई के लिए मैंने बताया है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी इसे ही कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इसे कहते हैं। फॉर्मूला है बी डिवाइडेड बाई 1.406 1.400। तो 4006 कंट्राडिक्शन रिजल्ट है। इसके हिसाब से यहां जाना चाहिए और उसके हिसाब से वहां जाना चाहिए। बताओ, ए में जाएं या बी में जाएं? अगर पे बैक निकालेंगे तो हो सकता है तीसरा कुछ उल्टा है। हमें केवल इन दो का बताओ।
देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, विच मशीन शुड बी सेलेक्टेड एज पर एनपीवी मेथड, also calculate PI, means your answer must be based on the NPV and not PI ratio. तो ये नहीं लिखेंगे। अब समझ में आई बात? अब सब अगर मान लीजिए दोनों के हिसाब से कहता डिसीजन लो, तो अभी हम लोग उतने तेज नहीं हुए हैं, अभी तो IRR सीखना बाकी है, ARR सीखना बाकी है कि नहीं? उसके बाद हम लोग जब क्यूमुलेटिव, एक में पॉजिटिव रिजल्ट आएगा एक में नेगेटिव, तो किस बेस को लेकर के हम आगे चलेंगे वो कैसे पता चलेगा, वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अभी इतनी हड़बड़ी मचाने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे का मतलब 10-15 दिन नहीं लगेगा, वो समय आ चुका है। अब पे बैक हमसे कोई पूछता तो डायरेक्ट हम कहते 1 लाख निकालना है ना, तो 80,000 इधर 20,000 इधर, यानी 2.5 साल में 2.5 ईयर सामने दिख रहा है। और दूसरे में अगर हमको निकालना होता 1,20,000 तो 2 साल में, तो पे बैक पीरियड के हिसाब से मशीन भी ज्यादा बेटर है, क्यों ना? तीन साल में निकाल रहा है, इसको क्यों छोड़ दे रहे हो? समझे मेरी बात? तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, A company has to select one of the following two projects. प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। कैश इनफ्लो हर साल 11,000 नहीं, कॉस्ट है 11,000, इनफ्लो है 6,215। दूसरे प्रोजेक्ट की कैश आउटफ्लो है 10, इनफ्लो है 1,1,210। हम अभी बता सकते हैं मेरे लिए एक प्रोजेक्ट 2 बेकार है, क्योंकि ये कितने सालों बाद तुम्हें पैसा देगा 10,000? 1, 2, 3, 3.5 साल से ज्यादा ले लेगा। और अगर इसकी बात करें 11,000 निकालना है तो ये भी ज्यादा समय लेगा, लेकिन इसने तुरंत का तुरंत हमारा मैक्सिमम पोर्शन निकाल दिया, है कि नहीं? चलिए आगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो एनपीवी पूछा है, ना हमें रेट ऑफ रिटर्न दिया है, ना पेबैक पीरियड पूछा है। हमसे कहता है IRR निकालो। पीछे गाना चलना चाहिए था जब IRR का नाम आए तो, दैया दैया, है कि नहीं? नहीं सुना है? दैया 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 रे। अच्छा सुनो, सॉल्यूशन 14। फर्स्ट टाइम तुम लोग सीखने जा रहे हो क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हिंट दिया था YTM के नाम पे, लेकिन यहां हम बिल्कुल मानकर चलेंगे तुम लोग क्या हो, बेसिकली इसको हम लोग नाम देते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, शॉर्ट में बोला जाता है IRR। हमने कहा कि एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम 10,000 रुपए लगा रहे हैं, समझने की कोशिश करना, समझना मत, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी, ये दोनों चीजें मेरे लिए मशीन ए हैं,
हुआ क्या, ये मशीन ए हमको जो पैसा ले जा रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी फैक्टर तो ऑलवेज 1 रहेगा। $20,000 की कॉस्ट है, तो प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितना आ गया? 20,000। 20,000 की कॉस्ट है, हाँ, तो 20,000। बोलो, हम ये सोच करके बैठे हैं कि हमको इस मशीन से कमाई होगी 5 सालों तक लगातार। कितने सालों तक? हर साल हमको 8,000 रुपए मिलेगा, यानी 40,000 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? कितने सालों में? 1 से 5। अगर मेरी सोच 10% कमाने की है, कितना परसेंट? तो 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 1 2 3 4 5, 3.79 आएगा इंटू 40,000। तुम लोग 40 हर साल अलग अलग लिखते, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते तो भी आ जाएगा। अच्छा, 20,000 है ना? कितना आ रहा है? मैं वही कह रहा हूं, गड़बड़ कर दिया मैंने। 8,000 इंटू 3.79, 30,320। हर साल 8,000 लो, या हर साल का एन्युटी फैक्टर लो। यहाँ सीधे 8,000 को कॉमन ले लो और एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। वहां प्रेजेंट वैल्यू से करेंगे, एन्युटी तुम्हारी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक। दूसरा, बताओ कितना फायदा हो गया? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी सोच इस प्रोजेक्ट पर 10% की रहेगी, उसके लिए ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है? क्योंकि एनपीवी कितना आ रहा है? अगर मेरी सोच 10% है, नहीं 3.79 ही आएगा, सही है। अगर मेरी सोच, सुन लो, 10% तक है, तो ये मेरा बिजनेस हमको फायदा दे रहा है। कितना? 10% से कम या ज्यादा? ज्यादा दे रहा है ना? हाँ या ना? इसकी सोच 20% कमाने की है, सेम मशीन है। हम कितना सोच रहे हैं, लेकिन ये बंदा कितना सोच रहा है उसी मशीन से कमाने के लिए? तो जरा देखो, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.20, 1 2 3 4 5, 2.99, 24,000। क्या 20% पर वो हां करेगा क्या? हाँ है? हाँ, क्योंकि 24,000 कमा कर रहा है, 4,000 एनपीवी है, पॉजिटिव है। मेरे लिए भी ये मशीन फायदा दे रही है, even though I am just thinking the rate of return 10%, but the other one is thinking 20% on the same machine on the same income. उसके लिए भी वो फायदा दे रहा है, लेकिन दोनों का फायदा अलग अलग है। मुझे उसमें 10,320 रुपए का फायदा दिख रहा है, नोट मत करो, 10,320 रुपए का फायदा दिख रहा है, लेकिन सामने वाले को उसमें 4,000 का फायदा दिख रहा है। मुझे कितने का फायदा दिख रहा है और इसको कितने का फायदा दिख रहा है? ऐसा क्यों? डिफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि दोनों की कमाने की सोच में फर्क है। मैंने केवल 10% कमाने का सोचा था और ये हमें दे रही थी 30,320 रुपए उसके हिसाब से, जबकि दोनों का इनफ्लो सेम है। देखो तो दोनों की लाइफ भी सेम है, दोनों ने सेम लाइफ मानी है, दोनों ने सेम मशीन खरीदी है, सेम पैसा देकर खरीदा है, लेकिन फर्क इस चीज का आ गया कि दोनों की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स अलग अलग है। तो मेरा कम इनकम का उम्मीद था तो हमको ज्यादा फायदा दिख रहा है, उसका ज्यादा फायदे की उम्मीद है तो उसको फायदा कम दिख रहा है, क्योंकि उसकी उम्मीदें ज्यादा हैं उस मशीन से।
सेम मशीन पर अलग अलग लोगों का डिसीजन अलग अलग हो सकता है। अगर मैं 2 मिनट के लिए बोल दूं कि मेरी सोच चलो तुम्हारी सोच इस मशीन में 30% की है, तो तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है या घाटे का? ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो बात की बात है, ऐसे डायरेक्ट मत बोलो। 1 डिवाइडेड बाई 1.3 5 ईयर्स के लिए 1 2 3 4 5 2.43 19,000 नहीं आ रहा, देखो इधर 1 डिवाइडेड बाई 1.3 इक्वल मेमोरी में, दूसरे साल का मेमोरी में, तीसरे साल का मेमोरी में, 4th ईयर का मेमोरी में, 5th ईयर का मेमोरी में, टोटल कर लो 2.43। ठीक है, यहां घाटा हो गया भाई 516 रुपए का, तो तुम खरीदोगी? तुम्हारी सोच 27% है सेम मशीन को लेकर। नहीं, ऐसे ही बता दो जैसे अभी तक तुम लोग भविष्यवाणियां कर रहे थे। हैं का हैं 28% पर, चलो 28% पर कौन बता ले जाएगा आंसर? ऐसे मत, नहीं 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 नहीं, ऐसे भविष्यवाणी करो। देख लो 1 डिवाइडेड बाई 1.281 मेमोरी, 2 मेमोरी, 3 मेमोरी, 4 मेमोरी, 5 मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस 2.53 इंटू 8,000, 20,256 फायदा हो गया। यानी हमको अभी भी 256 28% पर भी ये एसेट हमको फायदा दे रही है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये मशीन 30% पर हमको माइनस में रिजल्ट दे रही है, 28% पर तुम ये नहीं जानना चाहती या जानना चाहते कि किस रेट पर ये मशीन हमको एग्जैक्ट, हाँ क्या, किस रेट पर हमको ये मशीन क्या 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 बोलने दो, पूछ नहीं रहे, अब बोलने दो। क्या हम ये नहीं जानना चाहते कि हम किस रेट की उम्मीद करें, या ये मशीन हमको किस रेट पर इनकम कमा करके दे रही है? हमारा 10% था, आई वॉज इन प्रॉफिट। मेरा 20% है, आई वॉज इन प्रॉफिट। मेरा 28% आई वॉज इन प्रॉफिट। 30% हो गया तो निगेटिव। तो हम क्या ये नहीं जानना चाहते वो कौन सा रेट ये कमा करके दे रही है मशीन? क्योंकि 28% तक तो हमको प्लस दिख रहा है, यानी ये मशीन 28% से ज्यादा कमा करके दे रही है। लेकिन जैसे ही 30% पर जा रहे हैं ये मशीन हमको लॉस दे रही है। अरे बोलो ना। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 30% गलती कर दी मैंने हटा करके, एक और कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना? कितने का? 30% का। थर्टी परसेंट पर कितना आया था? चलो 4 4
480 का लॉस आ गया। बोलो, अरे बोलो ना, अब 5-10 रुपए के पीछे मत भागो। समझे मेरी बात? आखिर कोई तो ऐसा रेट होगा जो ये मशीन हमको कमा करके दे रही है, वो रेट होगा 28% से ज्यादा, लेकिन 30% से। ये हमको कैसे पता चला कि ये मशीन 28 से ज्यादा दे रही है और 30 से कम दे रही है? क्योंकि एक रिजल्ट निकला पॉजिटिव और एक रिजल्ट निकला नेगेटिव। जब तक दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, वी वर अनेबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। हाँ या ना? मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर तुम लोग को यहां से बोला जाए प्लेस ए से प्लेस बी पर जाना है, तुमको कहा जाए दौड़ो, तो तुम दौड़ जाओगे, है कि नहीं? अगर आंख बंद करके कहीं बीच में रोक दिया जाए और पट्टी खोली जाए और मैं कहूं जाओ प्लेस बी तक दौड़ो, कैसे दौड़ोगे? इस और दौड़ोगे, इधर जाओगे, कहाँ जाओगे? हम अंधेरे में हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी लिमिटेशन तय करनी है, एक लिमिट बनानी है कि 20% पर हमको ये 28% पर फायदा मिल रहा है और 30% पर, यानी हमारा जो रिजल्ट होगा इसके बीच में ही कहीं होगा। पहले तो वो लिमिट बना लो, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, उसके बाद हम IRR कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहली प्रॉब्लम जो तुम लोग फेस करोगे वो थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन चलो लास्ट वाला देख लेते हैं, क्योंकि जब यहां तक चौंक गए हैं तो उसको पूरा अंजाम तक पहुंचाया जाए। ठीक है? तो 28 पर प्रॉफिट और 30 पर, तो ये तो तय है ना, जो डिस्काउंट रेट लोअर है उसमें प्लस करेंगे तभी हमारा IRR आएगा। कितना था? 28%। इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, क्या करेंगे? NPV ऑफ डिस्काउंट रेट लोअर, तो कितना आ गया? 256। डिफरेंसेस ऑफ NPVs, तो दोनों का डिफरेंस निकालो NPV का। 256 में से चलो 480 माइनस करके बताओ तो, एक मिनट, इंटू आई कितना आया? दोनों का डिफरेंस बताओ। 700। अरे बोल, कितना आ रहा है डिफरेंस? अरे बोलो भाई, कैलकुलेटर लग रहा है बार्गेन करके खरीदा। देखो इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है? तो 256 प्लस 480, 736। तो हम कह सकते हैं 28% प्लस 736 में से हमको 256 की ही तो लोड है, नहीं? तो आई का मतलब रेट डिफरेंसेस ऑफ रेट्स, तो 2% का फर्क है। कितने का फर्क है? 2% पर इतने की लोड है, तो एक पर कितना होगा? या ये कह सकते हो कितना परसेंट की और उम्मीद करें? 256 डिवाइडेड बाई 736 इंटू 2%, अरे सॉरी परसेंट नहीं करना था, 256 डिवाइडेड बाई 736 इंटू 2, ओनली 2, क्योंकि ये भी परसेंट में है और ये भी परसेंट में है। तो 28% प्लस 0.695%, तो आंसर आ जाएगा 28.69। ये आपका एग्जैक्ट IRR है। अब आपका एग्जाम में हो सकता है आंसर आए किसी का 27%, क्या वो सही होगा? किसी का 30 आएगा तो सही होगा क्या? और किसी का 20 आए तो सही होगा क्या? अब बताऊं, सुनना चाहोगे? कानों पर भरोसा नहीं होगा। तीनों आंसर सही माने जाएंगे। पूछो। 2 मिनट के लिए पेशेंस रख सकते हो ना? पहला आंसर क्या आया तुम लोग का? हम ना क्या किए कि 10% वाला लिए रेंज और 30% ले लिए। क्या ले लिए? तब भी एक रिजल्ट क्या है और एक रिजल्ट क्या है?
इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो 10% से ऊपर होगा। सेम कहानी मैं बता रहा हूं, डिस्काउंट रेट लोअर, एनपीवी ऑफ डिस्काउंट रेट लोअर डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 10,800 इनटू रेट का डिफरेंस है 20%। बोलो ये आ जाएगा 10% प्लस 19.11%। कितना आया? और पहले कितना आ रहा था? आया? अगर कोई बंदा डिफरेंस ले ले 5% और 50% का, हम तो रिस्क नहीं लेंगे कैलकुलेशन में। एक का आंसर पॉजिटिव, एक का आंसर पक्का नेगेटिव। जितना आप ये रेंज बढ़ाते चले जाएंगे उतना आपके आंसर में डेविएशन भी आता जाएगा। डेविएशन एरर जो कहते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो एरर आएगा। स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में बोले तो वो एरर आएगा, उतना प्लस माइनस में डिफरेंस आएगा। तो जितना आप कम गैप रखेंगे उतना आप एक्यूरेट आंसर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जो आदमी एग्जाम में 25 और 30% का गैप लेकर के चलेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि खुद ही ये क्वेश्चन 29% तक जा रहा है इसलिए एरर कम आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये 10, 12, 15% वाला होगा ना आंसर IRR वाला, वहां गैप बढ़ता चला जाएगा। ढंग से सुने, 25 और 30 अगर किसी ने लिया तो उसका आंसर कुछ और आएगा, 20 से 30 लेने पर आंसर कुछ, 10 से 40 लेने पर आंसर कुछ और आएगा। अब समझ में आई? और 28 से 30 लेने वालों का आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो जो जितना करीब रहेगा इस रेंज के उतना उसका आंसर एक्यूरेट आएगा। अब तो समझ में आई? तो एग्जाम में मैच मत करने लगना, वहीं पर मैच होने लगेगा। ठीक है ना? आएंगी ये सिचुएशन भी आएंगी, 20, 25, 30 वाले भी। कोई बच्चा कहेगा सर मेरा आंसर 20% है, कोई कहे 25 आया, दोनों लड़ मरेंगे, लेकिन दोनों का आंसर सही है। टीचर को ये चाहिए देखना, नोट कर लो, इसको हम कहते हैं IRR। अब तुम लोग एक सवाल पूछोगे कि सर ये जो बेस लिया आपने 10%, कहीं लिखा तो नहीं था? बेस लिया 20%, कहीं लिखा तो नहीं था? बेस लिया आपने 30%, कहीं लिखा तो नहीं था? अब एग्जाम में हम पहले 10% निकालें और उसके बाद देखें उड़ी बाबा ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10,000 का, बहुत दूर जाना पड़ेगा। मेरी बात समझो, फिर 25 का निकाला, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर थोड़ा मेहनत किया 30 पर निकाला तो नेगेटिव आया, दांत दिखा, लेकिन एग्जाम में तो टाइम वेस्टेज हुआ ना? नहीं, इसको हम लोग नाम देते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तब तक कोशिश करते रहो जब तक कि मैच न कर जाए। कौन सा मेथड कहते हैं इसको? पहले 10 ले लो, कोई 5 लेगा, कोई 25 लेगा, मरते रहेंगे उसी में, घूमते रहेंगे। हो सकता है 3 बार कैलकुलेट करो, तीनों पॉजिटिव आ जाए, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? क्या करें? उस केस में हम आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कोई रेट डिसाइड करने के लिए हमको कुछ बेस चाहिए। कहां से शुरू करें? 10%, 12%, 15%, कहां से शुरू करें? कहीं से तो शुरू करोगे। इसको हम लोग कहते हैं नॉट एक्चुअल, फेक IRR, यानी झूठा है, सच्चा नहीं। ये एक्चुअल रिजल्ट, इसको हम लोग कहते हैं फेक IRR। इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे वो जानना चाहोगे? और ये IRR हमको परसेंटेज बताने में सपोर्ट करेगा कि शुरू कहां से करो, जो आपका रिजल्ट आसपास आए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, प्लस माइनस थोड़ा नियर आ जाए उस रिजल्ट के। पक्की बात है? अब इस क्वेश्चन को ही ले लो। हमें केवल ये मालूम था कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ 5 साल है। कितने साल है? और हम हर साल कितना कमाएंगे? IRR तो वही होगा ना
जो ये 20,000 ले आ दे, तो 20,000 में से 20,000 कट करके आंसर क्या आ जाए? 0। अरे ऐसा ही तो आंसर चाहिए, कुछ ऐसा ही तो सोच रहे हो। और सारा का सारा दारोमदार किस पर है? इसी परसेंटेज पर, रेट ऑफ रिटर्न पर। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 8,000 तो 2.5 आ जाएगा। यानी 3 साल में 5 साल में ऐसा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेकर चलो, ऐसा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेकर चलो। मैंने क्या किया तुम लोगों के सामने क्या किया? 20,000 डिवाइडेड बाई ये आ गया 2.5। इसके लिए किसके लिए कैलकुलेट कर देंगे? 20,000 क्या लिखा है मैंने? 20,000 क्या लिखा है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हमें तो ये हमेशा मालूम रहता है कैश आउटफ्लो। और प्रेजेंट वैल्यू क्यों लिखोगे? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और नॉर्मल कैश आउटफ्लो दोनों बराबर होता है, देखो ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आई कैन राइट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। व्हाट इज द नीड टू राइट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? वी कैन से कैश आउटफ्लो ओनली। अरे है ना, डिवाइडेड बाई 8,000 हर साल हम कमाएंगे। एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो। फॉर्मूला रटने की जरूरत है क्या? ये आ गया, समझे? ये निकलता है क्या? फेक मत देना ठीक है ना। 2.5 आ गया। हमें 2.5 चाहिए वो ये जहां पर आए, यानी 5 सालों का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 2 3 4 5, जहां पर 5 साल को जोड़ दो तो कितना आ जाए? अब ये कैसे निकलेगा? नहीं, सुन लो, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए तुम लोग को एग्जाम में टीचर को बोलना पड़ेगा, टीचर साहब इधर आइए। आएंगे, कहना पड़ेगा जाइए हमारे लिए एन्युटी टेबल ले आइए। हमारी लड़ाई हुई थी, तुम लोग सीधे रिजल्ट पर क्यों जाना चाहते हो? कितना इंटरेस्ट आता है नहीं कि आगे क्या हुआ। ये चलो अगले सेशन में बताएंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आता। मैंने कहा मैम आता है, आप जाकर पूछिए, लेते आइए। गई, ले आई, सबको बांटा गया। अब बात समझ में आई? और ये नॉर्मल कागज नहीं होता, वो मोटी शीट होती है बकायदा, एक पेज आगे पीछे पूरा टेबल्स बनी रहती हैं। अब तुम लोग कहोगे हमारे पास क्या है, अपनी बुक खोलो। अरे बुक तो खोलो। अरे हमको दो। देखो इधर, अब तुम लोग को कैलकुलेट करना आता है, कर सकते हो, लेकिन क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे जब वो तुमको फायदा मिल रहा है? तो इसके में देखो एन्युटी चाहिए ना, 5 साल का एन्युटी 2.5, 5 साल का एन्युटी जहां 2.5 हो जाए, यही तो है ना। तो जरा देखो एन्युटी टेबल दिया होगा, देखो इधर, ये कैसे पता चलेगा एन्युटी टेबल है? जब तोड़ तोड़ कर दिया हो, 1 पहला आए, 0.8 आए, फिर 0.7 है, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। एन्युटी क्या होता है? पहला साल और दूसरे साल को जोड़ करके, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 10% पर पहले साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 0.91, हाँ या ना। दूसरे साल का आएगा 0.82, लेकिन एन्युटी की बात करें तो पहले साल का आएगा 0.91 और दूसरे साल का आएगा 1.73, दोनों को जोड़ करके, तीसरे साल का तीनों को जोड़ करके। तो जहां पर ये बढ़ते हुए क्रम में हो तो इसका मतलब वो एन्युटी टेबल है, पता भी चल जाएगा तुम लोग को, आदत पड़ जाएगी। और जो हर साल ऐसे से कम होता जाए तो वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो देखो इसमें पहले साल का 11% पर, नहीं ये नहीं है, देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 1% पर देखो कम होता जा रहा है, 0.0000, आगे बढ़ेंगे, ये भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। यहां देखो ये देखो 0.99, 1.97, 2.9, अब हम 10% को पकड़ लिए, देखो 0.90, 0.1.73 दिया हुआ है इसमें
एन्युटी फैक्टर में दिया हुआ है, कहो तो स्टडी मेट निकाल दें सामने। हम नेट ऑफ कर दिए थे। आ रहे हैं, चिंता क्यों कर ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम एन्युटी को खोजने के चक्कर में ये सब वही है। ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट है, देखो 10% पर देखो दिया है ना, किस साल का निकालना, 6% देखना चाहते हो तो 1 डिवाइडेड बाई 1.06 कितना आएगा पहले साल का, देखो मैच कर रहा होगा, देखो इसमें आ रहा है। दूसरे साल का क्लिक करो तो 0.890 सब लिखा हुआ है इसमें, जो तुम लोग इसमें कर रहे थे ना वो सब इसमें लिखा हुआ है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ऊपर लिखा भी है देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट, 50 साल तक का दिया हुआ है। ये 20% तक का हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, है ना। अब आएगा एन्युटी फैक्टर, क्या आएगा, ये फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट आ रहा है, छोड़ दो। ये 1 रुपए की एन्युटी है, देखो 2 साल का कितना आया था एन्युटी, दिख रहा है 10 साल का एन्युटी, 10% का 5 साल का एन्युटी निकालें, जो हम लोग अपने नॉर्मल तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इक्वल मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मेमोरी 4, मेमोरी 5। 5 साल का देखो 3.79 आ तो रहा है 5 साल का, 10% पर 5वें साल आ रहा है ना। तो इसमें कैलकुलेट करके दिया है, अब हमको ढाई खोजना है तो हम लगे बैठ करके ढाई बनाना, नहीं समझे, तो हमें 5वें साल में ढाई चाहिए ना, तो देखो हर साल कम होता चला जा रहा है, ये 3 पॉइंट तक पहुंचा है, तो इसका मतलब 10% से अधिक होगा ढाई। कहां पर आ रहा है, अभी भी 20% से अधिक होगा, तो इसमें तो दिया ही नहीं है। तो हमें एक बेस तो मिला 20% से अधिक है, तो हम 22 या 23 को लेकर के चल सकते हैं ना, और कम करना है ना, किसको ले लें बेस, 22 को या 23 को, एक बेस मिला ना हमारा हमको कि ढाई 20% से अधिक होगा 5 साल में, तो कितना ले लें, 22 या 23 कुछ भी ले लो, आएगा नियर अबाउट। हमें मालूम है एग्जैक्ट तो जीरो नहीं आएगा, थोड़ा प्लस या थोड़ा माइनस, तो हमें एक रेट तो मिल जाएगा, तो हम क्या करेंगे 22 या 23% ले रहे हैं, ले लिया, इसको हम कहते हैं फेक IRR। और देखो तो तुम्हारा रिजल्ट भी वही आया है, 22 के ऊपर ही आया है। तो हमें 10 लेने की जरूरत नहीं थी, 5 लेने की जरूरत नहीं थी, स्टार्ट हमको बेस 20 से करना चाहिए था, जो हम लोगों ने कहां से किया था 10 से, तो हमारी मेहनत बच सकती थी अगर हम 22 को पिक किए होते तो। अब समझ में आई बात, नोट कर लो इसको। तो हम लोग को सबसे पहले फेक IRR निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ना है।
हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन देखा था अभी? केवल प्रोजेक्ट ए का देखा होगा। अच्छा देखा ही नहीं, वो मेरा एग्जाम्पल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? पहले ए का IRR निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट दिया है 11,000, 6,215। IRR निकालना है प्रोजेक्ट ए का। हम केवल प्रोजेक्ट ए का निकालेंगे, बी तुम लोग के लिए घर का होमवर्क रहेगा, घर का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना? तो हमें ये तो मालूम है IRR में दो रेट्स चाहिए हमको, एक हायर और एक लोअर। हम केवल प्रोजेक्ट ए का निकालेंगे। ये मालूम नहीं डिस्काउंट रेट लोअर आएगा या हायर आएगा, वो बात की बात है। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, पहले प्रोजेक्ट का 11,000 है ना, 11,000 है। तो टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, चाहे रेट हाई हो लो हो कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पर? अब आते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। लाइफ कितनी है? 4, 6 2 1 5। देखो फिर फर्क आ गया। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग का हर साल 8 8 8 8 8 8 8, यहाँ नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन फेक IRR तो फेक ही होता है, इसीलिए एवरेज वर्ड यूज किया था, ठीक है ना? तो क्या कैलकुलेट करेंगे? आउटफ्लो कितना था? 11,000, और एवरेज कितना है? 14,000 डिवाइडेड बाई 4, 3,500। कितना आ गया? 11,000 डिवाइडेड बाई 3,500, 3.14। हमें बस ये बताओ कि किस रेट पर ये एन्युटी आ जाएगी 3.14। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम लोग वापस चलते हैं। 3.14, 3 पॉइंट ये है 18 पर, है ना? क्या लेना चाहते हो? 17 18 जो ले लो, 17 ले लें, कुछ भी ले लो। फेक है, एक्चुअल नहीं ना है, तो हम यहां ले लेते हैं 17%। हम किस में देख रहे थे? 5 में, 4 में देखो, 3.14 ये आ जाएगा 11 पर। किस पर आ जाएगा? बोलो। 11%। 1 डिवाइडेड बाई 1.11, तो हम बेस किसको ले लेंगे? 11% को। तो 0.90, 0.81, 0.73। यहां पर ये नहीं टोटल करके मल्टीप्लाई करना है, हर साल अलग अलग है। 0.66। अब मल्टीप्लाई करो, टोटल कर लो। देखो कितना सटीक आया, 11,000।
11,050। ये आंसर प्लस में आया, बधाई हो, पहला आंसर किस में आया है, तो ये डिस्काउंट रेट लोअर हो जाएगा क्योंकि अब इसके ऊपर ही बढ़ना है। ये हो गया मेरा एनपीवी। एक ऐसा आंसर चाहिए जो निगेटिव हो, तो क्या ले लें, 13% ले लें। 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं हो तो 11-12% पर ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बच करके। तो हमें सेम यही चीजें रखनी है, 5400 सॉरी 6000 2000 1000 एंड 5000। बताओ 13% पर कितना आएगा पहले साल का, 1 डिवाइडेड बाई 1.13, 0.89, 0.78, 0.69, 0.61। क्या हम भी ना, दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। कितना, हाँ 0.88 और हाँ जल्दी जल्दी बोलो। टोटल करो तो 10,540। बधाई हो, निगेटिव आया है। जो भी आए छोड़ दो, हो गया। वो अपना कैलकुलेट करते रहना, प्लस माइनस 10-20 रुपए, ठीक है। चलो बधाई हो। 420 पर ही लाना था। अब बताओ, इससे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, बोलो। तो IRR इक्वल टू डिस्काउंट रेट लोअर प्लस एनपीवी ऑफ डिस्काउंट रेट लोअर डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस इनटू 2। ये आ जाएगा 11.21। समझ में आया? ये इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट माना जाता है जो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्रोजेक्ट भी तुम लोग खुद करके आओगे और आपस में आंसर मिला लेना। नहीं समझ में आया, हटाए, टाटा बोले। कुछ पूछना है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 15 करके आ सकते हो तो करके आना। ये आसान इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट है, तो तुम लोग के लिए एवरेज एनुअल कैश फ्लो यही रहेगा 6,000, ठीक है ना। तो 22,000 डिवाइडेड बाई 6,000, ये आ जाएगा 3.66, जहां आएगा 7 सालों में। 7 सालों में वो फेक IRR होगा, तो 7 सालों में 3.66, तो 7 सालों में ये आ गया आपका 19%। तो 19-20 कुछ भी ले लेना, ये है ना, ये तो ले लेना अपना, पक्का इसको बेस लेकर के चलना। तो तुम लोग का ये क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, एक क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, हम एक करवाएंगे, प्रोजेक्ट एक करवाएंगे, प्रोजेक्ट भी तुम लोग का टेंशन रहेगा। ये इजी क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें अनइक्वल अमाउंट्स थे, ठीक है। जब इसका निकल गया तो इक्वल अमाउंट तो टफ नहीं रहेगा। इसके बाद जाकर अब हम लोग के फुल फ्लेज के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ARR सीखने के बाद। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग IRR सीखेंगे, पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ARR सीखेंगे, उसके बाद हम अपने नॉर्मल फुल फ्लेज के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आपसे पूछेगा क्या, एनपीवी निकालो, IRR निकालो, पेबैक पीरियड निकालो, डिस्काउंटेड पेबैक निकालो, PI निकालो और ARR निकालो, ठीक है ना। टाटा बोले।